आज हमारी सीरीज की जो क्लास चल रही थी बच्चों, हिस्ट्री की 500 प्लस क्वेश्चन की जो मैं सीरीज आप लोगों की लेकर आया था, उसकी आज ये क्लास है। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अशोक ने अपने अभिषेक के 20वें वर्ष में किस स्थान की यात्रा की तथा वहां का ग्राम कर मुक्त घोषित कर केवल 1/8 भाग लेने की घोषणा की। इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों सारनाथ, गया, लुम्बिनी, सुदर्शन। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। तो इसका हमारा आंसर है बच्चों लुम्बिनी, क्योंकि अशोक ने अपने शासन काल के 20वें वर्ष में कहां की यात्रा की थी? लुम्बिनी की। और लुम्बिनी को क्या कर दिया था? कर मुक्त कर दिया था। क्या कर दिया था? कर मुक्त। और वो कर मुक्त करने के बाद कर की दर मात्र कितने प्रतिशत रखी गई? 1/8 भाग रखी गई। क्लियर है? और आप सबको पता है लुम्बिनी वो स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। और महात्मा बुद्ध का यहां पर जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था सिद्धोधन, जो कौन से कुल के प्रधान थे? शाक्य कुल के प्रधान थे। और उसकी मां का नाम था महामाया, जो कौन से राज्य की राजकुमारी थी? कौशल राज्य की राजकुमारी थी। और महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उसका पालन पोषण किया था उसकी मौसी ने, और उसकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी ही भिक्षुणी संघ की पहली अध्यक्ष बनी थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने वैशाली से अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर भिक्षुणी संघ की शुरुआत की थी। और उसी बौद्ध धर्म से कौन जुड़ा हुआ था? अशोक। अशोक ने यह बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध भिक्षु किसके कहने पर? उपगुप्त के कहने पर। कौन से युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। उस समय कलिंग का शासक कौन था? नंदराज। कलिंग आपका कहां पर पड़ेगा? उड़ीसा में। कलिंग युद्ध में कितने आदमी मरे थे? 1 लाख। कलिंग युद्ध में कितने आदमी घायल हुए थे? 1.5 लाख। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने एक सिद्धांत दिया था। वो सिद्धांत था जीवो और जीने दो का सिद्धांत दिया था। और इसी युद्ध के बाद अशोक जो पहले कभी ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, कौन से धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था बच्चों। क्लियर है? इसके अलावा अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष में कहां की यात्रा की थी? सारनाथ की यात्रा की थी। सारनाथ वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। कितने व्यक्तियों को दिया था? 5 व्यक्तियों को दिया था। ये 5 व्यक्ति कहां के थे? बिहार के। और ये वो 5 व्यक्ति है जो महात्मा बुद्ध को कहां पर छोड़ के भाग गए थे? गया में। और गया वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था भाई? ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। और गया में ही वो बोधि वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उस वृक्ष को कटवा दिया था बंगाल के गौड़ वंश के शासक शशांक ने कटवा दिया था। किसने कटवा दिया था? बंगाल के गौड़ वंश के शासक शशांक ने कटवा दिया था। तो क्लियर है ये क्वेश्चन बच्चों? जल्दी से साथ साथ इस वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कितना सीख पा रहे हो। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इतिहास में ऐसा पहला शासक जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। इसका हमारा सही आंसर है बच्चों अशोक। अशोक जिसे प्रियदर्शी भी कहा जाता है, या देवना प्रिय भी किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। अशोक ने अभिलेख लिखने की जो प्रथा सीखी थी कौन से शासक से? ईरानी शासक से। और उस ईरानी शासक का क्या नाम था? दारा प्रथम। दारा प्रथम जो कौन से वंश का शासक था? हकामनी वंश का शासक था। यानी अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? दारा प्रथम। और उसी श्रेणी में पहला भारतीय शासक कौन था? अशोक।
अशोक के जो अभिलेख है बच्चों वो कितनी लिपियों में है? अशोक के अभिलेख है 4 लिपियों में। वो 4 लिपियां हैं ब्राह्मी, ग्रीक, आर्मेइक और खरोष्टी। क्लियर? अशोक के सबसे ज्यादा अभिलेख कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अभिलेखों में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? प्राकृत भाषा का प्रयोग है। अशोक के जो अभिलेख है शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो पाकिस्तान से मिले हैं, कौन सी लिपि के? खरोष्टी लिपि के। अशोक के जो अभिलेख है लगमान और तक्षशिला जो अफगानिस्तान से मिले हैं, कौन सी लिपि के? आर्मेइक लिपि। अशोक का एक अभिलेख शेर-ए-कुना या बहार-ए-कुना जो अफगानिस्तान से मिला हुआ द्विलिपि अभिलेख है, यानी वो द्विलिपि कौन सी? ग्रीक और आर्मेइक। अशोक का अभिलेख है दिल्ली मेरठ या दिल्ली टोपरा अभिलेख, वो कौन सी लिपि का? ब्राह्मी लिपि का। ये वो दिल्ली टोपरा अभिलेख जो मिला था यमुनानगर से, जिसे दिल्ली के तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक दिल्ली उठाकर ले गया था। फिरोज शाह तुगलक का समय रहा है 1351 से लेकर 1388 तक का समय रहा है। उसके अलावा अशोक के ये जो अभिलेख खोजे गए थे, ये किसके द्वारा खोजे गए थे बच्चों? फैंथलर के द्वारा खोजे गए थे। और फैंथलर ने ये अशोक के अभिलेख कब खोज लिए थे? 1750 में। इन अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की, और पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। और जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख पढ़े थे, कब पढ़े थे? 1837 में पढ़े थे। क्लियर है? अभिलेख होते हैं बच्चों 3 तरह के। अगर किसी चट्टान पर खुदे हो तो कहलाते हैं शिलालेख, किसी स्तंभ पर, पिलर पर खुदे हो तो कहलाते हैं स्तंभ लेख, किसी गुफा के अंदर खुदे हो तो कहलाते हैं गुहालेख। उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके नाम से आप अच्छी तरह परिचित है, जिसे हिंदुस्तान में मौर्य वंश का संस्थापक कहा गया है, जिसे सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। और सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के नाम से पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने, जब किसे सेंड्रोकोटस नाम दिया था फिलाकर्स और स्ट्रैबो ने। उसके अलावा समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और इसे भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट स्मिथ ने, क्योंकि समुद्रगुप्त ने शासक बनते एक योजना बनाई थी, धरणी बंद की योजना। यानी भूमंडल को एक सूत्र में बांधना चाहता था, और भूमंडल को एक सूत्र में कौन बांधना चाहता था? समुद्रगुप्त। उसके बाद बात करना चाहूंगा आपके साथ में हर्ष की। हर्षवर्धन ही इसका पूरा नाम था। इसे शिलादित्य भी कहा जाता है, साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है, विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे विद्या का संरक्षक भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है, नीलहोत भी कहा जाता है। और ये सारे उपनाम किसे दिए गए? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का भी एक और पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है? हर्षवर्धन के नाटकों के नाम पूछ लिए जाते हैं। हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की थी, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। उन नाटकों के नाम है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र के अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया? तो इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन, स्कंदगुप्त। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों डी, यानी कि सौराष्ट्र में कौन सी झील है बच्चों? सुदर्शन झील। ठीक। इसकी स्थापना हुई थी किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था पुष्यगुप्त, उसने इसका निर्माण करवाया था। फिर इस झील की मरम्मत करवाई पहली बार किसने? अशोक ने। फिर इस झील की मरम्मत करवाई रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन प्रथम जो कौन से वंश का शासक था? शक वंश का शासक था। जबकि पहले वाले दोनों कौन से वंश के शासक हैं? मौर्य वंश के। फिर इस झील की मरम्मत करवाई किसने? कनिष्क ने। कनिष्क जो कौन से वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक।
फिर इस झील की मरम्मत करवाई किसने? सकंदगुप्त ने। और सकंदगुप्त भी कौन से वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक। यानी ये 4 वंशों के 5 शासक जुड़े हुए हैं। कौन सी झील से जुड़े हुए? सुदर्शन झील से जुड़े। सुदर्शन झील वर्तमान में कहां पड़ेगी? सौराष्ट्र, यानी आपकी पड़ेगी गुजरात में। और गुजरात राज्य की स्थापना आप सबको पता है 1960 में हुई थी। गुजराती भाषा के आधार पर हुई थी। और यह किससे अलग हुआ था? महाराष्ट्र से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी शासक कौन था? इसमें हमारे ऑप्शन है अक्सेहार्स, डेरियस प्रथम, सिकंदर शाह या शाह इस्माइल। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों डेरियस प्रथम, या ये डेरियस प्रथम कहां का शासक था? ईरान का। कौन से वंश का? अकामनी वंश का। क्लियर? इस वंश अकामनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस। कौन था भाई? साइरस। जबकि भारतीय भूभाग को जीतने वाला पहला ईरानी शासक कौन था? दारा प्रथम। दारा प्रथम ने विजय प्राप्त की थी कंधार, पश्चिमी गंधार और सिंधु नदी का क्षेत्र। और यह उसके द्वारा जीता गया क्षेत्र दारा के प्रांत का कौन सा हिस्सा था? 20वां हिस्सा। यहां से दारा को कुल राजस्व का कौन सा भाग प्राप्त होता था? 3रा भाग। हमें यह बातें बताई इतिहास के पिता। और आप सबको पता है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और इसी दारा प्रथम का उत्तराधिकारी था जरियस, या जिसे इतिहास में एक नाम और दिया जाता है अक्सेहास। भारतीयों को अपनी सेना में शामिल करने वाला शासक रहा कौन रहा? जरियस। यानी यह जरियस वो शासक है जिसने भारतीयों को अपनी सेना में शामिल किया। और भारत में अंतिम ईरानी शासक माना गया है दारा तृतीय। और दारा तृतीय को हिंदुस्तान से खदेड़ने का काम किया। और दारा तृतीय को हिंदुस्तान से खदेड़ने का काम किया यूनानी शासक किसने? सिकंदर ने किया बच्चा। तो आपके साथ अगर बात करना चाहूं ईरानियों के आक्रमण के कारण होने वाले प्रभाव की, एक तो पश्चिमोत्तर भारत में लिखी जाने वाली कौन सी लिपि का प्रचार प्रसार हुआ? ख्रोष्टी लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। ईरानियों से हमें कौन सी लिपि का ज्ञान हुआ? आर्मेइक लिपि का ज्ञान हुआ। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो ईरानियों से ही हमें कौन सी कला भी सीखने को मिली? अभिलेख लिखने की कला सीखने को मिली। और यह अभिलेख लिखने की कला दारा प्रथम से सीखी थी। किसने सीखी थी? अशोक ने। अगला क्वेश्चन, मुद्रा या मदुराई नगर किन शासकों की राजधानी थी? इसमें हमारे ऑप्शन है चेर, चोल, पांडे, उपयुक्त सभी। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। और साथ साथ बच्चों इस वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें, ताकि आपके जो जानकार है, मित्र है, उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले। जल्दी से कमेंट करो। तो इसका हमारा आंसर है बच्चों पांडे। ये देखिए संगम कालीन दक्षिण भारतीय राज्य है। ये संगम कालीन दक्षिण भारतीय राज्य कितने हैं? 3। कौन कौन से? पांडे, चोल और चेर। तीनों राज्यों के बारे में हमें जानकारी कितनी संगीतियों से मिलती है? 3 संगीतियों से मिलती है। ये तीनों संगीतियां कौन से राज्य के द्वारा करवाएगी? पांडे राजाओं के द्वारा करवाएगी। इसका सबसे पहले वर्णन किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया। यानी पांडे राज्य का सबसे पहले वर्णन किसने किया? मेगास्थनीज ने किया। और आप सबको पता है सेल्यूकस निकेटर के द्वारा हिंदुस्तान में भेजा गया दूत था कौन? मेगास्थनीज, जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इस पांडे राज्य की राजधानी क्या थी भाई? मदुरई। और मदुरई उस समय किसके लिए प्रसिद्ध थी बच्चों? मोतियों के लिए। जबकि आज किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पांड्य राजाओं के किसके साथ व्यापारिक संबंध रहे हैं? पांड्य राजाओं के रोम के साथ व्यापारिक संबंध रहे हैं। किसके साथ व्यापारिक संबंध रहे हैं?
रोम के साथ व्यापारिक संबंध रहे कौन से राजाओं के? पांड्य राजा। इसके अलावा मेगास्थनीज ने यह तक बताया कि यहाँ पर हेराकल की पुत्री का शासन था। किसका शासन था? हेराकल की पुत्री का शासन था। इस बात की जानकारी हमें किसने दी? मेगास्थनीज ने दी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की कौन सी 2 राजधानियां बनाई थी? इसमें हमारे ऑप्शन है प्रयाग व कौशाम्बी, नालंदा व मंदसौर, पाटलिपुत्र व उज्जैनी, तिगवा व ग्वालियर। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों पाटलिपुत्र व उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है, जिसका समय रहा था 380 से लेकर 413 ईस्वी। इसकी कितनी राजधानियां रही? 2 राजधानियां रही। वो 2 राजधानियां कौन सी थी? पाटलिपुत्र और उज्जैनी। और दोनों ही किसके प्रमुख केंद्र रहे? शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे। किसके प्रमुख केंद्र रहे? शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय का समय कला और साहित्य का क्या कहलाता है? कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या थे बच्चों? नवरत्न थे, 9 विद्वान थे। इतिहास का यह दूसरा शासक है, इतिहास का यह पहला शासक है जिसके दरबार में नवरत्न थे। क्लियर है? इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज्य विस्तार के लिए 2 ही नीतियां अपनाई थी, युद्ध और वैवाहिक संबंध। इसी केस में चीनी यात्री आया था और उस चीनी यात्री का नाम क्या है? फाहियान। फाहियान जो हिंदुस्तान में रहा था 399 से लेकर 412 ईस्वी। फाहियान ने हिंदुस्तान में एक नए वर्ग का वर्णन किया था जिसे नाम दिया गया था चंडाल। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कौन से वंश में किया था? वाकाटक वंश में किया था। और वाकाटक वंश की सहायता से उसने कहां पर विजय प्राप्त की थी? शकों पर विजय प्राप्त की थी। और शकों पर विजय प्राप्त करने की खुशी में उसने कौन सी धातु के सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे बच्चों? चांदी के सिक्के चलाए थे। और यह पाटलिपुत्र जो शहर है इसे बसाने का श्रेय दिया जाता है हर्यक वंश के शासक उदयन को। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर है। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है कुसुमपुरा। उज्जैन जो शहर है मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। उज्जैन में लगता है महाकुंभ का मेला, क्योंकि महाकुंभ हिंदुस्तान में 4 जगह लगता है। वो 4 जगह कौन सी है? एक आपकी उज्जैन, एक है हरिद्वार, एक है इलाहाबाद, एक है नासिक। उन 4 जगहों में से एक जगह आपकी कौन सी? उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कितने वर्ष का अंतर है? 78 वर्ष का, 241 वर्ष का, 320 वर्ष का, 377 वर्ष का? जल्दी से कमेंट करके बताओ और क्वेश्चन का सही आंसर दो। तो इसमें कितने वर्ष का अंतर है बच्चों? 241 वर्ष का। देखिए संवंतों की अगर बात करना चाहूं तो सबसे पहले चलाया गया था विक्रमी संवंत। यह चलाया गया था 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा विक्रमादित्य के द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने की खुशी में। फिर चलाया गया कौन सा संवंत? शक संवंत। शक संवंत चलाया गया था कनिष्क के द्वारा। कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था। और यह कब चलाया गया? 78 ईस्वी में। फिर चलाया गया गुप्त संवंत। गुप्त संवंत चलाया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। कब चलाया गया था? 319-20 ईस्वी में। फिर चलाया गया इसके बाद बच्चों हर्ष संवंत। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन जिसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। और हरियाणा का पहला चक्रवर्ती सम्राट भी कौन था? हर्षवर्धन।
और हरियाणा का पहला शासक जिसने संवंत चलाया वो भी कौन था? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन ने ये संवंत कब चलाया था? 606 ईस्वी में चलाया था। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण संवंत की बात आती है जो किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा। और अकबर आप सबको पता है कौन से साम्राज्य का शासक था? मुगल साम्राज्य का शासक था। और मुगल साम्राज्य में भी अगर इसके वंश की बात करना चाहूं तो कौन सा वंश था भाई? चांगताई वंश था। और इसने 1583 में एक संवंत चलाया था और उस संवंत का क्या नाम है? इलाही संवंत। क्या नाम है भाई? इलाही संवंत। और इलाही संवंत चलाने का श्रेय किसे दिया गया? अकबर को। हर्षवर्धन आप सबको पता है कौन से वंश का शासक था? वर्धन वंश का शासक था। इसके अलावा अगर बात करना चाहूं चंद्रगुप्त प्रथम की तो यह भी आपको पता है कौन से वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक था। कनिष्क आप सबको पता है कौन से वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक। ये कुछ संवंत और ये उन शासकों के नाम जिन्होंने ये चलाए और ये साथ ही बता दिए मैंने इन शासकों के वंशों के नाम। क्लियर है बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश ने निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? इसमें हमारे ऑप्शन है राजाधिराज, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र। जल्दी से कमेंट करके बताओ और क्वेश्चन का सही आंसर दो। इसका हमारा सही आंसर बच्चों राजेंद्र। जो चोल साम्राज्य है जिसकी स्थापना की थी विजयालय ने, इसकी राजधानी थी तंजौर। जो कला की गोलपुरम शैली है उसका जन्म चोलों से ही हुआ है। भगवान शिव की जो नटराज की मूर्ति है वो चोलों से ही संबंधित है। इसी चोल वंश का एक राजा हुआ है इलेरा जिसने 50 वर्ष तक राज किया था। किस पर विजय प्राप्त करने के बाद? श्रीलंका पर विजय प्राप्त। इसी चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ है? क्राइकल। चोल शासक अपनी साथ ही रखते थे, क्या करते थे? रोम सेना। चोलों के किसके साथ व्यापारिक संबंध रहे? रोम के साथ व्यापारिक संबंध रहे। चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने ही बनवाया था कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। चोल वंश के राजा राजराज द्वितीय ने बनवाया था ऐरातेश्वर मंदिर। जो पंचायती राज का प्रावधान है बच्चों, पंचायती राज का प्रावधान कौन से साम्राज्य से लिया गया है? चोल साम्राज्य से लिया गया है। और इन चोलों का राज्य कहलाता था चोलामंडलम या कोरोमंडल कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोराई गुफाएं स्थित है हमारे ऑप्शन है बच्चों गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। जल्दी से कमेंट करके बताइए और क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। तो ये गुफाएं कहां पर है बच्चों? महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। इन गुफाओं के बारे में हमें कब जानकारी मिली? 1840 में मद्रास पुलिस के एक सिपाही के द्वारा दी गई। क्लियर? इसके अलावा आम जनता को इन गुफाओं के बारे में जानकारी मिली 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन के लेखों से। किसके लेखों से? जेम्स फर्ग्यूसन के लेखों से। इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं? 29, जिसमें चैत्य कितनी है बच्चों? 4। विहार गुफाएं कितनी हैं? 25। इन गुफाओं का संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। इन गुफाओं के अंदर महात्मा बुद्ध के जीवन की कौन सी कथाएं दी गई है? जातक कथाएं, यानी महात्मा बुद्ध के अलग अलग जन्मों का चित्रण किया गया है इन अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफाओं की एक और खासियत है बच्चों, ये पहाड़ी को ऊपर से
नीचे की ओर काट कर बनाई गई, पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाई गई गुफाएं कौन सी है? अजंता की गुफाएं। और अजंता एलोरा की गुफाएं ये कहलाती है। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो इसमें अगर रंगों की बात करना चाहूं तो हरा, रामरज, इन रंगों का इसमें प्रयोग हुआ है और इन रंगों का प्रयोग अजंता एलोरा गुफाओं के भित्ति चित्रों के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गुप्त शासक को संगीत से विशेष प्रेम था? इसमें हमारे ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, सकंदगुप्त। जल्दी से कमेंट करके बताओ और क्वेश्चन का सही आंसर दो। ये आएगा बच्चों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत अच्छा क्या था? वीणा वादक। और आप सबको पता है सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर क्या बजाते हुए दिखाया गया है? वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का समय रहा 335 से लेकर 380 ईस्वी, इसका शासन का समय रहा। समुद्रगुप्त को ही भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। और इसे भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था भाई? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त का राज्य उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में नर्मदा और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। हरिसेन की रचना का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की धरणी विजय की योजना का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो समुद्रगुप्त के समय बौद्ध भिक्षु को संरक्षण प्राप्त किया था और उस बौद्ध भिक्षु का क्या नाम? वसुबंधु। यानी वसुबंधु को किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? समुद्रगुप्त के दरबार में संरक्षण। इसके अलावा बात करना चाहूं चंद्रगुप्त प्रथम की, तो वैसे तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने इस वंश की स्थापना की थी 275 ईस्वी में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। लेकिन गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका समय रहा था 319 से लेकर 335 ईस्वी। और समुद्रगुप्त का पिता भी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, जबकि समुद्रगुप्त की मां का नाम था कुमार देवी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि ली थी? महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसके अलावा अगर बात करना चाहूं कुमारगुप्त की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी? कुमारगुप्त के समय हुई थी। गुप्तों में सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिलते हैं? कुमारगुप्त के मिलते हैं। इसी ने गुप्त वंश के समय जो सिक्कों पर गरुड़ की जगह मयूर का चित्र अंकित करवाया था। उसके बाद अगर बात करना चाहूं सकंदगुप्त की, हुणों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने वाला शासक कौन था? सकंदगुप्त था। सकंदगुप्त ने ही सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी और सकंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यानी गुप्तों में दो ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पहला शासक है इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरा शासक है सकंदगुप्त। सकंदगुप्त का समय रहा था 455 से लेकर 467 ईस्वी। इसका समय रहा था 319 से लेकर 335 ईस्वी। और कुमार 413 से लेकर 455 ईस्वी।